सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा वीडियो के बारे में बात कर लेते। सो गाइस, तुम्हें से ज्यादातर लोग पूछ रहे थे कि यार मैं नॉवल क्यों नहीं ला रही। असल में बात ये थी कि जैसा कि तुम्हें पता है कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही हमारे नॉवल के वीडियो पर क्या हुआ था, भाई चैनल तक रिस्क पे आ चुका था और अगर एक दो और पड़ जाते ना तो पूरा खेल खत्म। तो तुम ही बताओ मैं चैनल को रिस्क पे कैसे ले सकती हूँ। जब तक हमारा वो इशू सॉल्व नहीं हुआ मैंने पॉज कर दिया था नॉवल को। ऑब्वियसली यार यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है, तुम सबका प्यार भी मिला है ऑफ कोर्स, पर मेहनत सभी की लगी यार। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि जिसके चलते ये सब कुछ खराब हो जाए, इसलिए यार बाद में रिग्रेट करने से अच्छा थोड़ा वेट कर लो। और मैंने वही किया और अब से तुम्हें वीडियो प्रोबेबली रेगुलर देखने को मिल जाएगी, लेकिन हाँ तुम्हें एडिटिंग में थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी और आई होप कि तुम लोग इसे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। वैसे भी यार नॉवेल्स के कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हमारे वांगलिन को थर्ड सोल मिल जाता है और यहाँ वांगलिन उसे ढूंढने के लिए ना यहाँ तक कि जो अपने किंगशु है उसे और अपने ड्रीम द स्पेल इन दोनों का यूज करते हुए फाइनली से ढूंढ तो लेता है। लेकिन वो हैरान था कि थर्ड सोल और कोई नहीं बल्कि वांगलिन का डिसाइपल ज़ाइकिंग है। इनके पीछे काफी सारी इमोशनल चीजें जुड़ी हुई हैं और अगर तुमने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इस छोटे से रिकैप में तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। तो अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 कलर दाओइस्ट और जो ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान है ये दोनों भी अपने डिवाइन साइंस के साथ सीधा ऑल हेवन किसी प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वांगलिन मौजूद था। लेकिन जाने से पहले ज़ाइकिंग ने वांगलिन के लिए काफी सारी चीजें कर रखी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एम्पीरियन जुआन लू है वो तक वांगलिन को दूर से ही देखे जा रहे थे और वो भी वांगलिन के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। लेकिन इस दौरान वांगलिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी वो देखकर तो ये शॉक्ड हो चुके थे। जिसके बाद वांगलिन कसम खाता है कि मैं हेवन को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दूंगा और हेवन के ऊपर भी कुछ और हुआ तो मैं उसे भी बर्बाद करके रख दूंगा, क्योंकि मैं किसी को ये हक नहीं देता कि वो मेरी किस्मत के साथ खेले। और अब आगे सो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वांगलिन को देखते हैं जो कि ऊपर की ओर देखे जा रहा था। इस दौरान वांगलिन जिसने की थर्ड सोल को हाथों से थामे रखा था उसके जरिए से वांगलिन को भी ये पता चल चुका है कि जो केव वर्ल्ड का जो कोर का गेट है ना वो थर्ड सोल के अपीयर होते साथ ही पूरी तरीके से खुल चुका है। इस दौरान उसे काफी सारे लोगों का प्रेजेंस भी फील हो चुका था जो कि तेजी से यहाँ अवधि और आ रहे थे जिस चट्टान के ऊपर इस वक्त वांगलिन मौजूद था। साथ ही वांगलिन यहाँ पे थर्ड सोल यानी कि अपने डिसाइपल की सोल को टाइटली होल्ड करते हुए उसकी तरफ देखता है। वांगलिन की आंखें नम थी और कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे मैंने 1 ईयर और बाकी सबसे किया है तो मैं वापस से इस दुनिया में ले आऊंगा, बिल्कुल अपना डिसाइपल बना के उन्हीं मेमोरीज के साथ। ये कहते हुए वांगलिन यहाँ पर आसपास की फॉग को कवर करते हुए यहाँ उसके लिए एक कंफर्टेबल सा बैरियर बना देता है। जिसके बाद वांगलिन की किलिंग इंटेंट वाली ये जो निगाहें थी ना ये आसमान को जैसे बादलों को चीरते हुए देखने लगती है, जहाँ वांगलिन को यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि बेसिकली थर्ड सोल को कैप्चर करना चाहते थे। पर इससे पहले इन लोगों के आगे काफी छोटे छोटे स्टोन टैबलेट्स उसे उड़ते हुए नजर आते हैं जो कि ऑलमोस्ट 5 से ज्यादा थे, लेकिन ये सभी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी ओर आ रहे थे। अब इन उड़ते हुए पत्थरों को देखकर वांगलिन इनके पैटर्न को फॉलो करता है तो तब वो देख के हैरान था कि ये तो असल में किसी दरवाजे के छोटे छोटे पीसेज है। वांगलिन को एक स्टोन पीस दिखाई देता है जो कि असल में बिलोंग करता था हमारे उसी फॉरेन बैटल ग्राउंड पर, जहाँ पर एक बार वांगलिन ने गलती से इसे देख लिया था और इसे इतने सालों बाद देखते साथ ही वांगलिन पहचान लेता है। तो उसे ख्याल आता है कि अच्छा असल में वो जो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था वो असल में किसी जाइंट से स्टोन गेट का ही हिस्सा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन के सामने ये सारे स्टोन पीसेस आपस में गैदर होते साथ ही एक डोर का फॉर्म ले लेते हैं और तभी वांगलिन को कुछ हिट होता है और उसे याद आता है कि जब वो ड्रीम दाओ में था तो तब उसने देखा था कि हेवनली दाओ जब फाइट कर रहा था तो इस फाइट के दौरान ये जो स्टोन गेट था जो कि असल में केव वर्ल्ड का जो कोर है वहां तक ले जाने में मदद करता है, ये कम्प्लीटली शटर्ड हो चुका था। तभी यहाँ पर 7 कलर लाइट इमिट होती है, जैसे देखकर कि तुम समझ रहे होगे कि 7 कलर दाओइस्ट यहाँ पे आ चुका है और वो आते साथ ही इमीडिएटली आसपास देखने लगता है। उसकी नजर जाती है उसी दरवाजे पे जो कि ठीक वांगलिन के बिल्कुल सामने बन रहा था और अब इसका गला सूख चुका था क्योंकि इसे यही लग रहा था कि शायद इससे पहले किसी ने इसे ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो यहाँ पे ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान को नहीं देखता तो वो राहत की सांस लेता है। तभी जैसे ही वांगलिन इसे नजर आता है ना तो इसके फेस पर एक ईविल सी स्माइल आ जाती है और वो कहने लगता है कि क्या
इतने कमजोर लड़के ने इसे ढूंढा है, फिर तो तुमने मेरे लिए काम आसान कर दिया। इस दौरान वांग लिन के सामने अभी भी जाइकिंग की बॉडी पड़ी हुई थी। वांग लिन उसे ही देखे जा रहा था, तभी यहाँ पे ओल्ड मॉन्स्टर जान भी आता है और ओल्ड मॉन्स्टर जान का भी वही थॉट था जो कि 7 कलर डाओइस्ट का था। पर जब वांग लिन को वो देखता है तो उसके फेस पे भी इविल स्माइल आ जाती है, साथ ही इसे गुस्सा भी आता है कि आखिर ये लड़का जिससे कि मैंने उस दिन छोड़ दिया था, आखिर ये कैसे हमसे हर बार हर चीज में एक कदम आगे कैसे रह सकता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जाइकिंग को देखे जा रहा था। उसके लिए वो एक छोटा सा स्टोन टैबलेट से उसका एक टॉम टाइप का बनाता है, जिसके ऊपर जाइकिंग को किसी बच्चे की तरह उठाकर वांग लिन लिटा देता है। साथ ही इसके आसपास जितने भी इसकी पसंदीदा चीजें थी वो लिया के रख देता है और इसकी सबसे फेवरेट चीजों में से एक था वो पेड़ जिसे कि बचपन से वो देखता आ रहा है, स्पेशली जब वो एक मछली के रूप में था। तब से ही रोज जब वो उस मछुआरे का इंतजार करता था तो वो उस ऑर्चिड के पेड़ को देखा करता था। वांग लिन को ये सारी चीजें उसके सोल को पकड़ते साथ ही पता चल चुकी थी और वांग लिन ने ड्रीम द स्पेल में भी ये सारी चीजें देखी थी। अब यहाँ पे वांग लिन उसे कहने लगता है कि तुम फिलहाल के लिए रेस्ट करो, हमारा मास्टर बस थोड़ी देर में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को वांग लिन लगा चुका था। आसपास के जितने भी सराउंडिंग में ऑर्चिड के पेड़ थे ना, वो भी मान लो अपने शाखाओं को उसकी ओर झुका लेते और एक ठंडी हवा सीधा जाइकिंग की बॉडी को छू रही थी और कहीं ना कहीं उसके जो पत्ते थे वो भी जाइकिंग के बॉडी के आसपास किसी फूल की तरह गिर रहे थे। अब इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 7 कलर डाओइस्ट है वो सोचता है कि फोर्सफुली वांग लिन से वो थर्ड सोल ले लेगा। तो जैसे ही वो उस गेट की तरफ बढ़ता है ना, यहाँ वो अर्थ शैटरिंग शॉक वेव्स निकलते हैं कि यहाँ पर जो 7 कलर डाओइस्ट था इसका गला सूख चुका था। अब इसकी हालत देखकर ओल्ड मॉन्स्टर जान समझ चुका था कि वांग लिन के बॉडी पर कोई भी असर नहीं हो रहा, जिसका मतलब एक ही हो सकता है कि इस वक्त थर्ड सोल इसकी बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे वो बहुत ही प्यार से वांग लिन की ओर देख के कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि बिना किसी केओस के चुपचाप उस थर्ड सोल को मेरे हवाले कर दो। वैसे भी तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं और बदले में तुम जिसे कहोगे मैं उसके साथ तुम्हें हमारे जो असली घर यानी कि इमॉर्टल एंसेस्टर लैंड में अपने लोगों के साथ मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, बस उस सोल को मेरे हवाले कर दो। यहाँ पे 7 कलर डाओइस्ट जब ये सुनता है थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है और वांग लिन की तरफ देखता है। वांग लिन चुप था तो वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम जिसके लिए यहाँ तक फाइट करते आ रहे हो, क्या हो अगर मैं उसे ही जिंदा करके तुम्हें तुम्हारे हवाले सौंप दूं इस वर्ल्ड के साथ। और हाँ, सिर्फ ये वर्ल्ड नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल यानी कि हेवनली दाव समेत मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बार यहाँ से जाने के बाद पलट के देखूंगा ही नहीं। वांग लिन इसकी बात भी चुपचाप सुने जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि बाकी बड़े दिग्गज भी आ जाते हैं, जिनमें से सोवरीन को कैसे भूल सकते हैं जो कि 7 कलर डाओइस्ट का चमचा है। साथ ही 7 दाओ सेक्टर और इसके जो काफी पावरफुल डिसाइपल्स वो तक भी यहाँ पे आ चुके थे और ये नजारा सब के सब देखते हैं। अब धीरे धीरे करके जो इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस थी जो कि क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी, जिनमें से थर्ड कॉन्क्यूबाइन भी ये भी एक एक करके यहाँ अपनी दस्तक दे देती है। अब तभी यहाँ पर एक और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन जिसने की एक बार वांग लिन को ऑर्डर देने की कोशिश की थी और वांग लिन ने भी पलट के बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था, नाम है जिक्सिया। तो यहाँ ये भी आते साथ ही और काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों से वांग लिन को देखे जा रही थी और तभी यहाँ पे एक ब्लू फिगर भी अपीयर होने लगता है, लेकिन उसकी ऑरा से ही सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। पर पलक झपकते ही सभी लोग वापस से वांग लिन की ओर देखते हैं। ये थे अपने मास्टर ब्लू ड्रीम और इनकी ऑरा से चेंजेस क्यों आए थे ये तो मैं लास्ट एपिसोड में देखा था और कमेंट में बताना कि क्यों आया। तभी यहाँ पर दूर कहीं पे 2 फिगर अपीयर होते हैं और ये लोग थे हमारे 5 एलिमेंट प्लेनेट के वही 2 कल्टीवेटर यानी कि चाचा भतीजा अंकल माँ और उसका भतीजा यूनियन फेंग। अब यहाँ जब पूरी तरीके से माहौल सेट हो चुका है, वांग लिन यहाँ पे एक इविल सी स्माइल हंसता है, कहने लगता है कि मैं जानता हूँ ये वो पल है जिसके लिए तुम सबने न जाने कितने सालों से इंतजार किया है, तुम लोग इसी चीज के लिए आए हो ना। ये कहते हुए वांग लिन सभी की ओर अपनी नजर घुमाता है और अपने हाथ से थर्ड सोल को जैसे इनके सामने अपीयर करता है तो यहाँ सबकी निगाहें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ सीधा थर्ड सोल पे लॉक हो जाती है, सिवाय 2 लोगों के छोड़ के। जी, वांग लिन का होने वाला फादर इन लॉ यानी कि मास्टर ब्लू ड्रीम और यहाँ पे वही थर्ड कॉन्क्यूबाइन, ये दोनों बस वांग लिन की ओर देख रही थी आखिर वो करता क्या है। इस दौरान जब सभी लोगों के आंखों में लालच था और वो लोग थर्ड सोल को देखे जा रहे थे, तब वांग लिन कहने लगता है कि तुम्हारा शिकार मेरे हाथों में और तुम सभी लोग शिकारी हो और तुम्हारा शिकार इस वक्त मेरे हाथों में है और जो कोई भी इससे शिकार करने आएगा मैं उसका शिकार करूंगा। यूँ मान लो कि ये एक हंटिंग का गेम है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे आके लड़ना होगा और मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वांग लिन इमीडिएटली थर्ड सोल को वापस से अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। क्योंकि वांग लिन के पास थर्ड सोल है तो वो यहाँ पर इस स्टोन गेट को ऑर्डर देता है और उसके एक इशारे से ही ये गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन जो पाप लेवल का इम्पैक्ट रिलीज होता है जस्ट इस गेट के ओपन होने से यहाँ पर सभी का गला सूख चुका था, सभी लोग काफी दूर जा गिरते हैं सिवाय 2 लोगों के और तुम समझ गए होगे कि वो कौन है। वांग लिन यहाँ पर बहुत ही कूल वे में गेट के उस पार पहुंच जाता है और चाहते हुए वांग लिन के फेस के ऊपर एक स्माइल था, लेकिन आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और सभी लोग जानते हैं कि वांग लिन से पंगा लेना कितना खतरनाक है, सिवाय ओल्ड मॉन्स्टर जान और यहाँ 7 कलर डाओइस्ट ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों हाथ मिला ले तो वांग लिन को इजीली ये लोग खत्म कर देंगे। सब ब्लू ड्रीम भी जानते हैं कि वो वांग लिन को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो क्या हुआ अगर इस वक्त वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ हम देखते हैं कि
ऑलमोस्ट 1 घंटा जितना वक्त बीत चुका था। अब जाकर कहीं ये जो प्रेशर अब तक पड़ रहा था ना, ये पूरी तरीके से कम हो चुका था और जिसके बाद एक एक करके सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम भी उसी गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ये चाचा भतीजा ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब तुम्हें याद होगा कि जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लुए जो कि सारा नजारा देख रहे थे, वो भी यहाँ पे स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि मैं देखना चाहूंगा कि आखिर मेरा ये डिसाइपल किस हद तक जाता है। अभी इसी इरादे के साथ यहाँ पे जो ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआन लुए है वो भी इस गेट के अंदर एंटर हो जाता है, सिर्फ वांग लिन को देखने के लिए। अब ये गेट के अपीयर होने की वजह से जो हलचल यहाँ हो रही थी, अचानक से ये सब कुछ भी थम जाता है और तभी हम वांग लिन को देखते हैं जो कि इस जगह को अंदर से डिस्कवर कर रहा था। इसे काफी जगह पर ऐसे ऐसे निशान मिलते हैं जिससे वो समझ आता है कि यहाँ पर एक ऐसा जंग हुआ होगा जो कि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के बीच हुआ होगा। तभी यहाँ पे वांग लिन की नजर एक जायंट से फर्नेस पे जाती है। वांग लिन एक पैसेज की तलाश में था, एक ऐसा पैसेज जिसके जरिए से वो यहाँ से सेफली निकल सकता है और सीधा पहुंच जाएगा उसी एंसेस्टर लैंड में। और ये सारी चीजें असल में ज़ाइकिंग ने वांग लिन के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वांग लिन के पास थर्ड सोल है, तो ज़ाइकिंग ने जो चीजें भी मेमोरीज में सेव करके रखी होंगी वांग लिन के पास वो भी होंगे। और ऊपर से 7 कलर दाओइस्ट यानी कि जो ओरिजिनल वाला है उसका जो थर्ड सोल की जो भी उसकी मेमोरीज होंगी वो भी वांग लिन के पास है। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन एसेंस का भी यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर वही रेड कलर की लाइंस काफी सारी उसे नजर आती हैं कि यहाँ पर सामने मौजूद फर्नेस पे लगे इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं। और तभी वांग लिन इजीली इसके अंदर चला जाता है और वांग लिन जाते हुए कहने लगता है कि लगा नहीं था कि फर्नेस का कोर का रास्ता असल में इस जायंट से फर्नेस से होता हुआ जाएगा। अब अचानक से वांग लिन जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक तंग यानी कि काफी छोटी सी जगह पे पाता है जहाँ पे चारों ओर घनघोर अंधेरा था। तभी यहाँ पे अचानक से वांग लिन के सिर में दर्द होता है और वो धीरे धीरे करके अपना सिर पकड़ के बैठने लगता है और इसी दौरान उसे सामने एक येलो लाइट नजर आती है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन का ये जो सिर दर्द था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं वांग लिन को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उसे इसी येलो लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसे ही वांग लिन थोड़ा आगे जाता है तो उसे नजर आ रहा था कि ये जो येलो लाइट थी वो असल में काफी खूबसूरत से फ्लावर से इमिट हो रहा था, जिसका कलर येलो था और यहाँ इसके एक पेटल पर काफी सारी पानी की बूंदे थी और कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से सेपरेट थी। वांग लिन इन्हें गिनता है तो इनकी तादाद 300 तक होती है। और तभी जैसे ही वांग लिन और गौर से देखता है इसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि थर्ड सोल की मेमोरीज के जरिए से इसे पता चलता है कि असल में ये जो 300 पानी की बूंदे है ना, ओस की बूंदे, ये असल में 300 अलग अलग ऐसे वर्ल्ड हैं जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पे हैं और इसी के चलते इन्हें द डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे उसे पता चलता है कि जब वो 7 कलर दाओइस्ट था यानी कि वांग लिन इस वक्त खुद को थर्ड सोल की मेमोरीज के साथ फ्यूज करके देख रहा था कि वो ही जैसे इस वक्त 7 कलर दाओइस्ट है और वो इन्हीं के अंदर जाकर अलग अलग वर्ल्ड में रहा करता था, बेसिकली अपनी कल्टीवेशन के लिए ही चाहता था। और ये असल में 7 कलर दाओइस्ट के फेलियर एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे कि इसने एस्केप वर्ल्ड को बनाने से पहले किया था और ऑलमोस्ट 300 बार नाकाम होने के बाद ही फाइनली वो एस्केप वर्ल्ड को बना पाया। और जो बात एस्केप वर्ल्ड को बाकी के ये जो 300 वर्ल्ड्स हैं इससे अलग बनाती है वो ये कि यहाँ पर लाइफ नहीं है। जाहिर है 7 कलर दाओइस्ट ने एक वर्ल्ड को बनाने के लिए न जाने कितने सारे रिसोर्सेज का यूज किया होगा, तो इसीलिए वो सोचता है कि ये आगे चल के इन्हें एज अ ट्रेजर के तौर पे यूज करेगा, जिसके चलते उसने डिसाइड किया कि वो इन्हें सिक्योर करके रखेगा। अब यहाँ वांग लिन से देखते साथ ही स्माइल करता है और कहता है कि किसने सोचा था कि ये चीज एक दिन मेरे काम आएगी। और बेसिकली वांग लिन उसके पीछे जितने भी लोग आए हैं ना उन सभी को निपटाने के लिए इसी का यूज करने वाला था। वांग लिन यहाँ पे थर्ड सोल की मेमोरीज को और अच्छे से तलाश करता है और उसे पता चलता है कि ये जो चीज है ना यानी कि ये जो 300 वर्ल्ड्स हैं इसके बारे में सोवरीन ने तो अपनी वाइफ तक को कुछ भी नहीं बताया। साथ ही ये जो 300 वर्ल्ड्स हैं इन्हें इसने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इन 300 वर्ल्ड्स में लाइफ फोर्स था ही नहीं, यानी कि जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो यहाँ 7 कलर दाओइस्ट ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं बाहरी लोगों को लाके यहाँ पे बसा दूं। तो यहाँ पे उसने अपने इन वर्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जहाँ 2 टाइप के जो कैटेगरीज के वर्ड्स थे उसमें उसने कुछ बीस्ट को छोड़ा, तो किसी में उसके होम टाउन से ही काफी सारे ऐसे लोग जिनका कोई नहीं था उन्हें लाकर वो यहाँ पे बसा देता था, ताकि भले यहाँ का कोई अपना लाइफ सिस्टम न हो लेकिन बाहरी लोग आकर इजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे। अब यहाँ ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। अब बात करूँ मैं फर्स्ट कैटेगरी यानी कि बीस्ट्स की, तो यहाँ पर इनमें से ज्यादातर जो थे वो इवॉल्व हो चुके थे और कुछ तो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके थे कि किसी भी प्लेनेट को अपने एक स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, पर इनकी जो वाइटलिटी थी ये काफी ज्यादा कम थी और आधे से ज्यादा बीस्ट इसी चक्कर में मारे जाते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में बाहरी लोगों को इसने जो जबरन यहाँ लाके बसा दिया था वो लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजार तो रहे थे, पर यहाँ पर 7 कलर दाओइस्ट को उम्मीद थी कि शायद ये लोग उसके हेवनली दाओ और बाकी सारी चीजों को आगे चलकर बहुत ही अच्छे से समझेंगे और जिसके बाद ये कैसे इवॉल्व होते हैं यही सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए वो बीच बीच में यहाँ पे आया करता था। अब बारी आती है 7 कलर दाओइस्ट की फेवरेट कैटेगरी के वर्ड्स की, जैसे कि उसने खुद बनाया था। यहाँ तक कि उसने इन वर्ड्स में अपने नियम भी ऐड किए थे और कुछ वर्ड्स में उसने कोई भी नियम ऐड नहीं किया था, जिसका मतलब कोई भी यहाँ पे आके मनमानी कर सकता है। अब तभी वांग लिन थोड़ा सा क्यूरियस
होते हुए इनमें से एक ड्रॉप की तरफ देखता है और वो सोचता है कि अब वो इसके अंदर जाएगा। और जैसे ही वो इसके अंदर एंट्री करता है उसे यहाँ पे नजर आता है कि ये जो वर्ल्ड है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो स्टार सिस्टम है, ये काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू केव वर्ल्ड के, जिससे वांगलिन अंदाजा लगा लेता है कि शायद ये शुरुआती दौर के एक्सपेरिमेंट रहे होंगे। तभी वांगलिन को यहाँ पे एक मिस्टीरियस सा प्लेनेट नजर आता है। अब वांगलिन मन में सोचता है कि अगर मैं गलती से किसी ऐसे कैटेगरी के प्लेनेट में चला जाऊँ जहाँ पर की 7 कलर दाओइस्ट के नियम, आखिर मैं वहाँ से निकलूंगा कैसे? फिर तो मुझे 7 कलर दाओइस्ट के नियम के हिसाब से ही चलना होगा। पर तभी वांगलिन सोचता है कि मेरे पास तो थर्ड सोल है, यानी कि इनडायरेक्टली मेरे पास 7 कलर दाओइस्ट का एक्सेस है। तो अगर मैं उसके जरिए से उस वर्ल्ड का पता लगा रही हूँ जहाँ पर उसने अपना लॉ सेट किया होगा, तो फिर तो मैं मेरे मुताबिक वहाँ पर जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ। अब वांगलिन बिल्कुल ऐसा ही करता है और फाइनली उसे एक प्लेनेट भी मिल जाता है जिसे कि वो थर्ड सोल के जरिए से कमांड करता है और कहता है कि आज से मैं इस प्लेनेट के सारे रूल्स को बनाऊंगा। इसी के साथ वांगलिन यहाँ पे एक ऐसे लोग को बनाता है कि जिसके जरिए से यहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ब्लड लाइन के लोग पैदा होंगे उन सभी के ब्लड लाइन के जो पावर है उन्हें सप्रेस करने का कंट्रोल वांगलिन अपने हाथ में लेता है। इसी के साथ वांगलिन एक एक करके काफी सारे यहाँ पे रूल्स को बनाने लगता है। बेसिकली वांगलिन यहाँ जो लॉज होते हैं ना, वर्ल्डली लॉज हैं, उन्हें यहाँ पर बनाकर समझने की कोशिश कर रहा था। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी वक्त बीत चुका था और जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ पर अब आ चुके थे। अब धीरे धीरे करके हमें इन फर्नेस के ऊपर काफी सारे चेहरे दिखाए जाते हैं। जो लोग पहले आए थे उनके चेहरे पहले दिखाए जाते हैं और ऐसे ही 7 कलर दाओइस्ट और मॉन्स्टर्स हैं जो कि हर जगह साथ पहुंच जाते हैं। इनके बाद जो सोवरीन आता है ना, वो ऑलरेडी मास्टर ब्लू ड्रीम के इंतजार में यहाँ पे घात लगा के बैठ जाता है। बाकी सारे लोग तो फर्नेस के जरिए से डीप एरिया में जाने लगते हैं, लेकिन ये तो पास ही दुबक के बैठा हुआ था। और असल में उसके मन में सवाल था कि जो केव वर्ल्ड के लोग हैं वो लोग तो यहाँ एंटर नहीं आ सकते, और अगर मास्टर ब्लू ड्रीम आते हैं तो मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन है कि जिसके चलते वो यहाँ आ पाया, और वो क्या रीजन है यही उसे जानना है। अब इससे पहले कि तुम लोग सवाल करो कि वांगलिन भी तो केव वर्ल्ड में पैदा हुआ है, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ पाया? वो इसलिए क्योंकि वांगलिन ने अपने फेट सोल को आजाद कर लिया था। पहला रीजन ये, और दूसरा ये कि यार वांगलिन के पास इस वक्त थर्ड सोल है तो वो कुछ भी कर सकता है, जो भी चीज थर्ड सोल से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम जो कि ऑलरेडी इसे फील तो कर लेते हैं, लेकिन वो कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देते और वो भी सीधा फर्नेस के काफी डीप एरिया में जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सोवरीन का एक्सप्रेशन देखने लायक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके थे। इस दौरान जिस जगह पर ये जो 300 वर्ड्स थे ना, यहाँ पर वांगलिन ने अपने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे जिससे कि कोई टॉप लेवल का कल्टीवेटर ही यहाँ उसे पहचान सकता है, लेकिन अगर उसका रिस्ट्रिक्शन नॉलेज इनफ नहीं तो वो कभी भी इन्हें पहचान नहीं पाएगा और सीधा वहीं उस वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पर वांगलिन ने उस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से सेट किया था। तो काफी सारे लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं अलग अलग वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जिस वर्ल्ड में वांगलिन ने अपने कुछ लॉस को सेट किए थे, यहाँ पर जब एक ओल्ड मैन आता है ना, तो वांगलिन देख के हैरान था कि यहाँ पर कोई भी बंदा उड़ नहीं पा रहा है। लिटरली वो बंदा उड़ने की कोशिश करता है और यहाँ वो लाख कोशिश कर ले फिर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वांगलिन यहाँ पे कुछ सोचता है और कहीं ना कहीं वो खुश भी था कि उसके लगाए गए कुछ लॉस तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही कुछ और लोग भी आते हैं, पर वांगलिन इनमें से एक बंदे को पकड़ते साथ ही निपटा देता है और फिर थर्ड सोल को इसे डिवोर कराने के लिए उसकी तरफ थ्रो करता है और कहता है कि तुम इसके शरीर को डिवोर कर जाओ ताकि धीरे धीरे तुम्हारा अपना शरीर बनने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड सोल खुशी खुशी इसे रख तो लेता है और ऐसे ही वांगलिन काफी सारे लोगों का शिकार करने निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पे काफी दिन बीत जाते हैं ऑलमोस्ट। फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाता है, लेकिन इस दौरान खाली वक्त में वांगलिन काफी सारी मेमोरीज में झांक रहा था जो कि थर्ड सोल की थी। अब यहाँ पे छठवें दिन यहाँ पे कुछ लोगों के आने की हार्ट उसे फील हो जाती है और तभी वांगलिन देखता है कि ये तो अभी जिस बंदे को वांगलिन ने मारा था 6 दिन पहले उसी के सेक्टर के मेंबर है, यानी कि दाओ सेक्टर के। तो यहाँ वांगलिन इन्हें भी निपटा देता है और सेम चीज वापस से वांगलिन रिपीट करता है, पर वांगलिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि 7 कलर दाओइस्ट और जो ओल्ड मॉन्स्टर्स यानी ये लोग कहाँ गए होंगे। फिलहाल वो कहीं और जाके उन्हें चेक नहीं कर सकता था क्योंकि इसी जगह पर इसने अपने मुताबिक लॉस को सेट किया है ताकि यहाँ पर वो कंफर्टेबल होकर इनसे फाइट कर सके। और तो और यहाँ के लॉस भी सारे वांगलिन के मुताबिक है। अभी यहाँ पे 7 कलर दाओइस्ट की जो सबसे ज्यादा लॉयल कॉन्क्यूवाइन ज़िगज़िया वो भी यहाँ पे आ चुकी थी और इसे देखते साथ ही वांगलिन बस इससे एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता था और वो है इसका वही ट्रेजर जिसे कि हम हेवेंस अवॉइडिंग कॉफिन के नाम से जानते हैं और जिसके अंदर कौन है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस दौरान यहाँ पे ये आते साथ ही वांगलिन को नोटिस कर लेते कि आखिर इसकी लोकेशन क्या है, तो वो उसी ओर बढ़ते साथ ही यहाँ पर अपने एक स्वॉर्ड को निकालते साथ ही वांगलिन की ओर हमला करती है। उधर से वांगलिन का भी जो ब्लड स्वॉर्ड है वो काफी तेजी से उड़ते हुए इसके ऊपर हमला करने को आता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है। बस फिर क्या ज़िगज़िया स्माइल करते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी लोकेशन को पता लगाने आई थी और फिर वो यहाँ पर एक जेट को जैसी क्रश करती है उसी पल यहाँ से वो 9-2-11 भी होने लगती है। पर वांगलिन इसे देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वांगलिन समझ चुका था कि इसे पता है कि मेरे पास मेरा स्टॉप स्पेल है और अगर ये थोड़ा और बैटल में इन्वॉल्व होती तो वांगलिन कब का इसे निपटा देता है स्टॉप स्पेल के जरिए से। पर यहाँ पर इसने मौका ही नहीं दिया, उसने बस लोकेशन का पता लगाया और यहाँ से निकलने लगी और जैसे वो टर्न होती है वो चौंक जाती है कि सामने इसके फुल किलिंग इंटेंट के साथ
तो वांग लिन खड़ा है। वांग लिन हंसता है और कहने लगता है कि तुम शातिर हो और मुझसे ज्यादा नहीं। पर तभी वांग लिन एक मिस्टीरियस सी चीज नोटिस करता है कि जिस जेड को इसने क्रश किया था उसके अंदर तो कोई एनर्जी फील ही नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि इसने इस वक्त अपना मैसेज नहीं पहुंचाया। लेकिन वांग लिन ये देखकर हैरान था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, क्योंकि वो तो मेरी लोकेशन को पता लगाने आई थी, तो आखिर इसने किसी को बताया क्यों नहीं। साथ ही वांग लिन देख के हैरान था कि वो लड़की बिल्कुल एक टक वहीं पे खड़ी थी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। जिसके बाद वांग लिन स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि क्यों ये 7 कलर दाओइस्ट की फेवरेट है, यानी कि लॉयल्टी के मामले में। अभी तो ये जो वर्ड्स है कैसे काम करते हैं इसके बारे में इसको कैसे पता होगा अनलेस कि 7 कलर दाओइस्ट ने इसे ना बताया हो, वरना मौत इसके सामने खड़ी है फिर भी ये कुछ कर नहीं रही। इसे अच्छे से पता है कि अगर ये एक कदम भी यहाँ से हिलाती है ना तो मैंने जितने भी लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन यहाँ सेट किए हैं वो सब के सब इस पे अप्लाई होंगे। पर इसके पास अभी भी भागने का चांस है, ये वॉर्टेक्स भी बना सकती है। पर वांग लिन हैरान था और इसको समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका इरादा क्या है। वांग लिन समझ चुका है कि इसको छेड़ना मतलब मुसीबत को दावत देना, तो वो चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और ये चीज ना यहाँ पे इसे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है। और तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि हो सकता है कि ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो और यहाँ पर बस छुप के बैठा हुआ हो, तो क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देखूं। अब वांग लिन पर एक सरप्राइजिंग ये अटैक कर देती है, जिसके चलते वांग लिन जो कि इंजर्ड तो था लेकिन इसे कैसे दिखा पाता, तो वांग लिन भी अपनी फुल पीक की पावर को अनलीश करता है। इवन कि वो 6 एसेंस को कंबाइन करके एक अटैक भी प्रिपेयर करता है। अब ये चीज इस लड़की को पूरी तरीके से यकीन में डाल देती है कि हो ना हो वांग लिन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है और जो चीप ट्रिक इसने यूज किया है मुझे बेवकूफ बनाने का, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। वांग लिन इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसकी तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखता है और फिर यहाँ से जैसे ही मुड़ता है तभी वो लेडी कहती है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो और तुम इस वक्त इंजर्ड हो, ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। हाँ, जिसके बाद ये अपना फुल अटैक प्रिपेयर करते साथ ही वांग लिन की तरफ एक कदम बढ़ा देती है और बस वांग लिन के जाल में ये फंस चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर ये जो लॉ सेट किए थे ना, अब ये सारे इसके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं, जिनमें सबसे पहला जो लॉ उसने सेट किया था उसके चलते यहाँ पर अब ये जमीन पे आ चुकी थी, क्योंकि जैसा कि मैं पता है कि यहाँ पर कोई भी वांग लिन के वर्ल्ड में उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ ये लेडी समझ चुकी थी कि भाई इसने ना पूरी तरीके से इसका पोपट बना दिया। अब जैसे वो अपना मैसेज 7 कलर दाओइस्ट को देने ही वाली थी तब तक उसकी सांस अटक चुकी थी, क्योंकि जो ब्लड स्वॉर्ड था ना वो ऑलरेडी इसके आर पार निकल चुका था। यहाँ पे वो कतराना शुरू कर देती है, पर वांग लिन हैरान था क्योंकि इसकी बॉडी के जो ब्लड निकल रहा था ना उसका कलर डार्क पिच ब्लैक था। तो देखकर वांग लिन को स्ट्रेन सी वाइब आती है और बिना किसी देरी के वांग लिन यहाँ पर फायर और थंडर के जरिए से इसको बिल्कुल भून देता है। जाहिर है सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइन है, इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाली। यहाँ हम देखते हैं कि वो बचे कुछ चीजों का यूज करने वाली थी, पर वांग लिन जिसने की ऑलरेडी अपने 6 एसेंस को काम में उतार दिया था और यहाँ जो इसका स्लॉटर एसेंस था वो तो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से उस लेडी के बॉडी में से काफी सारे क्रैकिंग साउंड निकल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी की बॉडी को वांग लिन बिल्कुल अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। तभी जैसे वांग लिन नोटिस कर लेता है कि इसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया और अब ये मरने वाली थी, वांग लिन सारी चीजों को हटा देता है, सब कुछ पॉज कर देता है सिर्फ एक अल्फाज से, और वो कहता है स्टॉप। जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ल्ड के लॉज को वांग लिन ने बनाया है, तो यहाँ पर वही सुपीरियर है। यहाँ उसका एक वर्ड ही हर एक चीज को रोक सकता है और स्टॉप स्पेल तो किसी भी चीज को रोक सकता है, स्पेल तक को भी। जिसके बाद वांग लिन इसे अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। यहाँ का काम हो चुका था। अब वांग लिन अपने दूसरे शिकार को हंट करने के लिए निकल पड़ता है दूसरे वर्ल्ड की ओर। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट गाइस एडिटिंग में तुम्हें थोड़े चेंजेस दिख रहे होंगे और अगर तुम लोगों को इससे कोई इशू नहीं है तो फिर अब से रेगुलरली तुम्हें ऐसी एडिटिंग के साथ वीडियो देखने को मिलेगी, वरना इससे ज्यादा अगर हम कुछ करेंगे तो फिर रिस्क है। तो तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या सही लगता है। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।